नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मेहरा। आज आपको बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध शीर्षक फिलिस्तीन समस्या तथा अरब इजराइल विवाद। पश्चिमी एशिया, जिसे मध्य पूर्व भी कहते हैं, यह अंतरकलह का घर बना हुआ है। वहाँ मध्य एशिया के, मध्य पूर्व के, पश्चिमी एशिया के देश है, वहाँ कलह ज़्यादा होते हैं। उनमें कौन कौन से कलह है, कौन कौन से देशों के मध्य कलह है? अरब राष्ट्रों का अंतरकलह, लेबनान का ग्राई, ईरान इराक का संघर्ष, खाड़ी युद्ध और अरबों के साथ इजराइल की नित्य युद्ध भरी धमकियाँ, नित्य युद्ध भरी भंगिमा ने पिछले कई दशकों से पश्चिमी एशिया को हिला रखा है। इसमें सोवियत संघ तथा अमेरिका की साम्राज्यवादी भूमिका ने भी इस विवाद को और ज़्यादा बढ़ाने का काम किया है, इस विवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम बात करते हैं फिलिस्तीन समस्या की। तो फिलिस्तीन समस्या कहाँ पैदा हुई, इसका देखते हैं। हम देखिए, इसमें देखिए फिलिस्तीन का विभाजन और इजराइल का जन्म। पहला पॉइंट है फिलिस्तीन का विभाजन, फिलिस्तीन का विभाजन और एवं इजराइल का जन्म, एवं इजराइल का जन्म। पहला हमारा बिंदु है फिलिस्तीन का विभाजन और इजराइल का जन्म। फिलिस्तीनी समस्या तथा इजराइल का जन्म। इजराइल का जन्म होना फिलिस्तीन समस्या का मुख्य कारण है। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित पश्चिमी एशिया का भूभाग लगभग 4000 वर्षों का इतिहास लिए हुए है। इस भूभाग में क्या है? इजिल, हिब्रू, क्रूसेडर, मामलूक, तुर्क, अरबों और अंग्रेजों के अधीन रहकर 1998-48 में अरब और इजराइल राज्यों में विभक्त हो गया। ये जो देश पार्ट था, जिसका 4000 वर्षों का इतिहास है, ये 1948 में 2 पार्टों में बट गया, अरब और इजराइल राज्यों में विभक्त हो गया। फिलिस्तीन का हृदय स्थल यरूशलेम 2000 वर्षों से यहूदी, ईसाई और मुसलमान 3 धर्मों का सबसे पुराना धार्मिक केंद्र है। और तीनों धर्मों का पुराना केंद्र होने के कारण तीनों जो धर्म है, यहूदी, ईसाई और मुसलमान, तीनों इस पर समय समय पर अधिकार करने का प्रयास किया है। फिलिस्तीन प्रथम युद्ध तक, फिलिस्तीन का जो प्रथम युद्ध हुआ उस समय तक तुर्कों के अधीन था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसे राष्ट्र संघ के तत्वावधान से मैंडेटेन बना दिया, यानी जो राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में थे उन राज्यों को मैंडेटेन बना दिया गया। ब्रिटिश नियंत्रण के पश्चात, ब्रिटिश नियंत्रण में आने से, मैंडेटेन क्षेत्र में आने से इसमें यहूदी लोगों की जनसंख्या अधिक आकर बसने लगी। एक अनुमान के अनुसार उनका अनुपात 1920 में 16% और जो कि 1947 में आ जाकर 24% हो गया। बाहर से आए यहूदी स्थानीय अरब लोगों से अधिक शिक्षित, संपन्न और कर्मठ थे। अतः उन्होंने, जब ये तीनों गुण संपन्न थे, तो उन्होंने क्या किया? इजराइल की जो कृषि भूमि है, उद्योग है, आदि प्रांतों पर प्रगति की तथा समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठान है उन पर अधिकार कर दिया। फलस्वरूप अरब निवासियों में प्रतिरोध की भावना जागृत हुई। उन्होंने 1939 में बाहर से आने वाले यहूदियों की संख्या प्रति वर्ष 15,000 करने की मांग की। उन्होंने वहाँ के राज्य से कि बाहर से जो लोग यहूदी में इजराइल में आ रहे हैं उनकी संख्या 15,000 की जाए, किंतु यूरोप के यहूदी फासिस्ट के शिकार होने के कारण यहाँ आने के इच्छुक थे। ग्रेट ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में अपने अधिकारों का टोरी राजनीति के अंतर्गत किया।
उसने प्रथम युद्ध के समय अरबों से यह वायदा किया कि युद्ध के विजय के पश्चात फिलिस्तीन को अरब राष्ट्रों के साथ मिला दिया जाएगा और अरब तुर्क शासन से मुक्त हो सकेंगे। इसी समय धनी और संपन्न यहूदी समाज को भी ब्रिटेन सरकार ने फिलिस्तीन बसने की छूट दे दी। यानी एक तो उन्होंने कह दिया कि आपको स्वतंत्रता दे दी जाएगी, दूसरी उन्होंने यहूदियों को वहां बसने की छूट दे दी। ब्रिटेन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय संयुक्त राज्य की सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और उसके यहूदी समाज का दबाव पड़ रहा था। वैसे तो 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश विदेश मंत्री बेलफोर ने यहूदियों के राष्ट्रीय घर की स्थापना करने की घोषणा की थी। यह बेलफोर घोषणा कहलाती है, जिसमें उन्होंने यहूदियों को इजराइल में राष्ट्रीय घर करने की स्थापना की बात की, जिसमें कहा था ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर का निर्माण करना चाहती है। विश्व के यहूदियों ने इस घोषणा को फिलिस्तीन उन्हें सौंपने पर ब्रिटिश वादा मान लिया। दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन में आकर बसने और बसाए जाने लगे। अप्रैल 1920 में मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन का मैंडेटन मिला था। जून 1922 में ब्रिटेन सरकार ने सरकारी घोषणा कर फिलिस्तीन में यहूदियों के राष्ट्रीय घर स्थापित करने की पुष्टि कर दी। जून 1922 में अमेरिका ने भी इस पुष्टि कर उसके राज्य में यहूदी समाज का विश्वास जीत लिया। ग्रेट ब्रिटेन की घोषणा के बाद विश्व के सभी भागों में, मुख्यतः यूरोपीय राज्यों में यहूदियों को यहाँ तेजी से बसाया गया और अरबों की भूमि उन्हें हस्तांतरित कर दी गई। जो अरबों की भूमि थी वो यहूदियों को दे दी गई। संघर्ष दिन प्रतिदिन नियोजित रूप से बढ़ता गया। 1937 में ये स्थिति इतनी खराब हो गई कि ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने अधिकार के अंतर्गत अनुशासित रखने में असमर्थता हो गई। इस समस्या के समाधान हेतु निर्मित मील कमीशन ने फिलिस्तीन को अरब और यहूदी संभागों में विभक्त करने की सिफारिश की। यानी ब्रिटेन के सामने जब ऐसी स्थिति आई तो उन्होंने मील कमीशन बिठाया। मील कमीशन ने ये रिपोर्ट दी कि अरब और यहूदियों को अलग अलग संभागों में बांट दिया जाए। अप्रैल 1947 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन समस्या संयुक्त राष्ट्र को सौंप दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस समस्या के समाधान हेतु 1947 में 11 राज्यों की एक समिति बनाई। वो जो 11 राज्य थे, 11 राष्ट्र थे, उसमें भारत भी एक सदस्य था। भारत भी उस समिति का एक सदस्य था। ये जो समिति थी 11 राज्यों की, इसने मील कमीशन के निर्णयों की पुष्टि की और मील कमीशन के निर्णयों के अनुसार उसने इजराइल को, फिलिस्तीन को 3 भागों में विभाजित करने की बात की, 3 भागों में बांटने की सिफारिश की। एक यहूदी राज्य, दूसरा अरब राज्य और तीसरा यरूशलेम, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद के अधीन रखना था। यूएन का जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद के अधीन यरूशलेम को रखना था। 29 नवंबर 1947 को इसे महासभा ने 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया, जो फिलिस्तीन के 3 विभाजन हुए। 1 अगस्त 1948 में पूर्व ब्रिटिश शासक समाप्त करने का निर्णय लिया। यहूदियों ने इस निर्णय को स्वीकृति प्रदान कर दी, परंतु अरबों ने इसे ठुकरा दिया। अरब इस बात में तुले हुए थे कि उनकी मातृभूमि में कोई विदेशी राज्य स्थापित न हो। दूसरी ओर यहूदी लोग अपना राज्य कायम करने के लिए दृढ़ निश्चय थे। फलस्वरूप इसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे को निकालना चाहता है, दूसरा वहां बसना चाहता है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, दोनों पक्षों में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए संघर्षों का सहारा दिया। ये जो संघर्षों का सहारा था, ये हम फिलिस्तीन गृह युद्ध कह सकते हैं या फिलिस्तीन गृह युद्ध का अखाड़ा बन गया। 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में मैंडेटन समाप्ति की घोषणा की। ठीक उसी समय यहूदी राज्य इजराइल के निर्माण की घोषणा कर दी गई। इजराइल राज्य के निर्माण की घोषणा के 5 मिनट के भीतर ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसे मान्यता प्रदान कर दी। सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों ने इस नए राज्य को तीसरे दिन मान्यता प्रदान कर दी। और किसने तीसरे राज्य? इजराइल। अब आता है प्रथम इजराइल युद्ध। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम अरब इजराइल
अरब इजराइल युद्ध। फिलिस्तीन पर ब्रिटेन में मैग्नेट की घोषणा के बाद 15 मई 1948 को इजराइल राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। इजराइल राज्य नया राज्य बना जो अरब राष्ट्रों को पूर्णतः अमान्य था। इस राजनीतिक घोषणा के अस्तित्व को समाप्त करने के उद्देश्य से इस राजनीतिक घोषणा को इजराइल को नए राज्य के रूप मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, अमन, सऊदी अरब ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। इजराइल सेना ने इस आक्रमण से पहले ही आश्वस्त थी, उन्हें पता था कि आक्रमण होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ ने इजराइल के वांछित भरपूर सहायता प्रदान कर दी। अंतर्राष्ट्रीय अवधिवाद से पूर्ण सहयोग, साम्राज्यवाद शक्तियों का सशस्त्र सहयोग, धार्मिक जोश और जातीय एकता से सभी यहूदियों ने एक अपूर्व संगठन शक्ति व साहस था और ऐतिहासिक घर को पुनः नहीं खो देने का भय भी, जिससे उन्होंने अरबों से संयुक्त प्रहार की खुशी झेल लिया, उन्हें अभूतपूर्व करारी मात दी थी। इस युद्ध में इजरायली अरबों के हमलों में विफल करने में भी सफल नहीं हुए, किंतु अरबों ने एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इजरायली रणकौशल और उसकी कूटनीतिक सफलता से संपूर्ण विश्व स्तंभित रह गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल के विभाजन के समय 14,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दिया, परंतु इस युद्ध के दौरान उसने अरब के कुछ क्षेत्र पर और अधिकार करके ये इजराइल का जो क्षेत्रफल था 20,700 वर्ग किलोमीटर बढ़ा दिया। सिनाई प्रायद्वीप पर एक बड़ा भाग इजराइल ने जीतकर अपने अंदर मिला लिया। पश्चिमी गलीलो, पश्चिमी निगेव, यरूशलेम, नया नगर का बड़ा भाग लगभग 6,600 वर्ग किलोमीटर, जॉर्डन से पूर्वी फिलिस्तीन, यरूशलेम पुराना नगर का लगभग 5,500 वर्ग किलोमीटर से क्षेत्र, मिस्र में गाजा पट्टी का लगभग 285 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इजराइल ने जीत लिया। इस विजय से इजराइल ने फिलिस्तीन का लगभग 80% भूभाग अपने नियंत्रण में कर लिया, परंतु गाजा पट्टी और वीर सेवा पर मिस्र का अधिकार हो गया। यह पट्टी भूमध्य सागर का तटीय भाग है जो इजराइल तथा सिनाई भूस्थल को जोड़ती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस पट्टी को मिस्र को दे दी। इसके परिणाम स्वरूप इजराइल का अकाब भूमध्य सागर जोड़ना सदा के लिए समाप्त हो गया। अरबों की इस हार के परिणाम स्वरूप संसार भर के यहूदियों के लिए इजराइल का द्वार हमेशा के लिए पहले से अधिक खुल गए। प्रतिशोध के भय से 9 लाख से अधिक फिलिस्तीनी अरब राज्य छोड़कर पड़ोसी प्रदेशों में भाग गए। फिलिस्तीन ने 70% जनसंख्या शरणार्थियों के रूप में गाजा पट्टी, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोगी से शरणार्थी कैंपों में बसाई गई। सने सने इन शरणार्थियों की संख्या 15 लाख है। इन शरणार्थियों को पुनः अपने घर में बसाने में अरबों, संयुक्त राष्ट्र संघ व विश्व शक्तियों के अथक प्रयास में असफल है, क्योंकि यहूदी यरूशलेम को अपना घर मानते हैं और अब उसे पुनः लौटाना अधार्मिक कार्य बताते हैं। इजराइल अधिकृत क्षेत्र नहीं लौटाने के लिए कत संकल्प है और फिलिस्तीनी अरब अपनी पुरानी मातृभूमि प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इतनी उलझन में यह समस्या विश्व राजनीति के लिए एक जटिल समस्या बन गई। उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 मई 1948 को फिलिस्तीन में शांति स्थापित करने के लिए काउंट फाक बर्नाकाट के मध्यस्थ नियुक्ति कर दिया। 17 सितंबर को बर्नाकाट की हत्या कर दी गई। उसके बाद मध्यस्थ पद पर डॉक्टर राल्फ बुचे की नियुक्ति की। उनके प्रयत्नों से जनवरी 1949 के पश्चात इजराइल और उसके पड़ोसी राज्यों मिस्र के साथ रोड्स की, लेबनान के साथ मासवल मकोरा की, जॉर्डन के साथ रोड्स की, सीरिया के साथ मनहजुमा की युद्ध विराम की संधियां होगी, परंतु एक स्थायी शांति संधि के सभी प्रयत्न असफल रहे, क्योंकि अरब राज्य इजराइल के स्थायित्व को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं था। अरबों की पराजय से अरब इजराइल दुश्मनी का स्वरूप स्थायी बन गया। इजराइल के अस्तित्व को स्थायी बनाए रखने हेतु पश्चिमी शक्तियां ग्रेट ब्रिटेन,
संयुक्त राज्य अमेरिका ने सभी वांछित सैन्य सहायता प्रतिष्ठामूलक शस्त्रास्त्र देना आवश्यक हो गया था। फलतः इजराइल पश्चिमी राष्ट्रों की सहायता से एक विशाल शस्त्रागार और सैन्य कैंप बन गया। अरब इजराइल संघर्ष को निरंतर अंतर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति उत्पन्न कर ली। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए अरब देश को मजबूत और शक्तिशाली बनाने लगे और उन्होंने इजराइल का व्यापारिक बहिष्कार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अरब इजराइल द्वितीय संघर्ष हुआ। अरब इजराइल द्वितीय युद्ध हुआ। तो हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा द्वितीय अरब इजराइल युद्ध। द्वितीय अरब इजराइल युद्ध। अरब राज्यों में एकता स्थापित होना कठिन हो रहा था, फिर भी उन्हें स्थिति की प्रतियोगिता तथा तेल में कूटनीतिक महत्व का एहसास हो चुका था। स्वेज नहर और मध्य पूर्व में तेल का अधिकांश लाभ पश्चिमी देश, मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अनेक यूरोपीय राज्य उठा रहे थे और उत्पादक राज्यों का लाभ का एक अंश मात्र मिलता था। मिस्र को अस्वान बांध के निर्माण में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहयोग की आशाएं तब समाप्त से दिखाई दे दी। तभी उसने देश के हित में 26 जुलाई 1956 को स्वेज नहर का राष्ट्रीय एकीकरण कर दिया। इस कार्य में स्वेज ने इजराइल का प्रवेश अवरुद्ध हो गया तथा पश्चिमी शक्तियों का नियंत्रण, प्रभुत्व और शक्ति का उपयोग और शोषण कार्य समाप्त हो गया। स्वेज के राष्ट्रीयकरण से पश्चिमी राष्ट्र बौखला उठे। उनकी सहमति से 29 अक्टूबर 1956 को इजराइल के सिनाई प्रायद्वीप, 31 अक्टूबर 1956 को ब्रिटेन और फ्रांस ने पोर्ट सईद मिस्र पर हमला कर दिया। मिस्र 3 शक्तियों के हमलों से घिर गया। 5 दिवसीय इस युद्ध में अरब शक्ति को पराजय का मुंह देखना पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका खुलकर तो युद्ध में नहीं उतरा, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध का मुंह देखना पड़ा। अप्रत्यक्ष युद्ध का संचालन करता रहा। अप्रत्यक्ष मतलब शस्त्रों की सप्लाई करता रहा। शस्त्र सप्लाई में सदैव तत्पर रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति के सभी प्रयास विफल हो गए। 2 नवंबर को सोवियत धमकी से युद्ध विराम हो गया। 24 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की तीनों सेनाओं को युद्ध पूर्व की स्थिति में लौटा जाने के आदेश दे दिए गए। दिसंबर में ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपनी सेनाएं हटा ली, परंतु इजराइल के प्रारंभिक प्रस्तावों को ठुकराने के 5 माह बाद 7 मार्च 1957 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध पर गाजा पट्टी से अपनी सेनाओं को शर्तों के साथ हटाना स्वीकार किया। इजराइल चाहता था अकाबा खाड़ी तथा तिरान जलबंधु में इजराइल तथा अन्य सभी देशों को नौचालन स्वतंत्रता यथावत बनी रहे। गाजा पट्टी पर संयुक्त राष्ट्र संघ का नियंत्रण हो रहे। मिस्र में विवाद हल होने पर संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रार्थना पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य दस्ते तैनात कराए गए, जिससे समस्या उग्रता थोड़ी कम हुई। 1956 में स्वेज नहर इजराइल के लिए बंद हो गई, परंतु स्वेज मिस्र की संपत्ति थी। इसे संपूर्ण विश्व ने स्वीकार कर लिया। इस युद्ध में मिस्र की हार हो गई, परंतु विश्व जनमत उनके पक्ष में हो गया। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने संयुक्त हमलों की भर्त्सना की गई। इजराइल को सभी राज्यों ने हमलावर घोषित किया। इस हार में अरबों का क्रोध होना स्वाभाविक था। परिणाम स्वरूप प्रतिशोध लेने तथा खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए संगठित होकर लड़ने को बाध्य होना पड़ा, और यह जो संगठित होकर लड़ने का बाध्य होने का पड़ा, यह अरब इजराइल तृतीय युद्ध था। तो इस प्रकार हमारा तीसरा है तृतीय अरब इजराइल युद्ध। तृतीय अरब इजराइल युद्ध। अरबों तथा इजराइलियों के मध्य यह समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिलिस्तीन शरणार्थी समस्या, क्षेत्रीय विवाद और जॉर्डन नदी में जल वितरण की समस्या सुलझाने के बजाय अधिक उलझती गई। मिस्र, सिनाई, गाजा पट्टी, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान पड़ोसी क्षेत्रों में उसी अवस्था में बसे हुए। उनकी समस्या का कोई भी समाधान संयुक्त राष्ट्र नहीं खोज सका।
फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की मांग विश्व जनमानस पर समर्थन करने में अंततः सफल होगी। फिलिस्तीन प्राय सभी विश्व सम्मेलनों में सम्मानपूर्वक स्थान मिलने लगा। शरणार्थी अपने घर की मांग करने लगे, जिसे अरब नागरिकता प्रदान करने को तैयार नहीं था। इजराइल पुनः बसाने के लिए राजी नहीं था। 18 मई 1967 मिस्र सरकार ने सीरिया पर इजरायली आक्रमण रोकने के लिए सुरक्षा परिषद से गाजा, सिनाई प्रायद्वीप, तिरान जलडमरू के मध्य शर्म अल शेख में तैनात संयुक्त राष्ट्र सेनाओं को हटा लेने की मांग की। संघ के महासचिव ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और आपात सेना हटा ली। इसके तुरंत बाद मिस्र की सेना सिनाई प्रायद्वीप से सटी मिस्र इजरायली सीमा पर आ डटी। सीरिया और जॉर्डन में भी युद्ध की तैयारी होने लगी। मिस्र, सऊदी अरब, इजराइल से सटी अकाबा की खाड़ी, जो कि इजराइल को लाल सागर पहुंचने में रास्ता देती है। इजराइल इस खाड़ी को अपनी जीवन रेखा मानता है। 23 मई 1967 को संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार ने इजरायली जहाज़ों को अकाबा की खाड़ी में प्रवेश करने की मनाही कर दी। राष्ट्रपति नासिर की घोषणा की कि खाड़ी कोई अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग नहीं है, यह मिस्र, सऊदी अरब के प्रादेशिक क्षेत्रों में पड़ती है, इसलिए इजराइल को इधर से आवागमन करने में कोई अधिकार नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस घोषणा की स्थिति को अत्यंत गंभीर बना दिया। इजराइल के लिए स्वेज नहर पहले से बंद थी। अकाबा की खाड़ी के बंद करने से गला घोटने का नया प्रयोग किया गया। ऐसी हालत में अब प्राय निश्चित हो गया कि पश्चिमी एशिया में भयंकर विस्फोट होकर रहेगा। ब्रिटेन और अमेरिका ने अकाब की खाड़ी को घेराव को गलत तथा अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन बताया। 29 मई 1967 को इन दोनों ने इजराइल के प्रधानमंत्री एशकोल से इस बात का आह्वान किया कि अकाबा की खाड़ी को नाकाबंदी खत्म करने के लिए कार्य करें। ब्रिटेन और अमेरिका का वर्द हस्त पाकर इजराइल ने घोषणा की कि अकाब की नाकेबंदी आक्रमण तुल्य है। यदि इसे खत्म नहीं किया गया तो इजराइल बल प्रयोग करके इस नाकाबंदी को तोड़ देगा। मध्य पूर्व में स्थित उत्तरोत्तर गंभीर होने लगे। सोवियत संघ ने युद्ध को भूमध्य सागर के चक्कर काटने लगे। अरब देशों की सैनिक तैयारियां भी शुरू हो गई। इस हालात में इजराइल ने अतिशीघ्र शत्रु पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 5 जून 1967 को इजरायली विमानों ने एकाएक काहिरा तथा मिस्र के अन्य हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। संयुक्त अरब गणराज्य इजराइल की सीमा पर गाजा पट्टी से लेकर दक्षिणी इजराइल के नगर क्षेत्रों तक दोनों की ओर फौजों की मुठभेड़ हो गई। संयुक्त अरब गणराज्य की पूरी पराजय हुई। संपूर्ण सिनाई प्रायद्वीप इजरायली सेना के कब्जे में आ गए और वे स्वेज नहर को पूर्वी किनारे तक पहुंच गए। इजरायली सेना ने यरूशलेम के नगर तथा इसके उत्तरी पूर्वी इलाकों पर कब्जा कर लिया। जॉर्डन को हथियार डालने पर विवश होना पड़ा। जॉर्डन के लगभग 20,000 सैनिक और असैनिक मारे गए। यह युद्ध केवल 6 दिन ही चला। 7 जून को सुरक्षा परिषद ने युद्ध में बंद करने का प्रस्ताव पारित किया, जिसे अरब देशों ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन जॉर्डन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 8 जून को इजराइल मिस्र के बीच युद्ध बंद हो गया। 10 जून को इजराइल और सीरिया के बीच युद्ध विराम हो गया। इस युद्ध में अरब देशों की भीषण पराजय हुई और इजराइल को लाभ मिले। इजराइल को क्या क्या लाभ मिले, उसमें नंबर 1 है, उसने 750 वायुयानों से भी अधिक संयुक्त अरब गणराज्य की वायुसेना को पूर्णतः नष्ट कर दिया। 700 टैंक बेकार कर दिए। 10,000 से भी अधिक सैनिकों की हानि पहुंचाई। नंबर 2, उसने गाजा पट्टी, शर्म उल शेख सहित संपूर्ण सिनाई प्रायद्वीप स्वेज नहर के पूर्वी तट पर अधिकार कर लिया। तीसरा लाभ जो इजराइल को मिला वो है, उसने यरूशलेम के प्राचीन नगर पर भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार 2000 वर्ष के बाद यरूशलेम पर इजराइलियों का अधिकार हो गया। अच्छा, नंबर 4, जॉर्डन नदी के पश्चिम में जॉर्डन के संपूर्ण प्रदेश पर अधिकार कर दिया। उसकी सेनाएं, किसकी सेनाएं? इजराइल की। उसकी सेनाएं सीरिया से 19.2 किलोमीटर अंदर तक घुस गई। उन्होंने कुनेत्रा की छावनी पर कब्जा कर लिया, जो 10 मील से केवल 64 किलोमीटर दूर है। युद्ध विराम के बाद दोनों पक्षों में समझौते के प्रयास किए गए। इस संबंध में इजराइल की ओर निम्न शर्तें प्रस्तुत की गई।
नंबर 1, गाजी पट्टी, अल शेख, यरूशलेम, सीरिया, कुछ पहाड़ी, जॉर्डन नदी, पश्चिमी भाग, विजित किए गए क्षेत्रों को नहीं छोड़ेगा। नंबर 2, सवेज नहर, अकाबा की खाड़ी, इजराइल के आवागमन का अधिकार किया जाएगा। नंबर 3, इजराइल को अरब देशों की मान्यता प्रदान की जाए। इस संबंध में इजराइल अरब राज्यों के साथ पृथक रूप से प्रत्यक्ष संधि करेंगे। इसके विपरीत, ये तो थी इजराइल की, इसके विपरीत अरब देशों की मांग थी इजराइल तत्काल और बिना शर्त सभी जो अरब के इलाके हैं उनको खाली कर दे, फिलिस्तीनी अरब विस्थापितों को फिर से वापस लाने की अनुमति दे। नासिर का कहना है कि इजराइल के साथ कोई शांति नहीं, इजराइल को कोई मान्यता नहीं, इजराइल का सवेज नहर में जहाज लाने का कोई अधिकार नहीं। उनकी मांगों को मनवाने के लिए अरब देशों ने, अमेरिका आदि नाजीर समर्थक देशों ने कूटनीतिक संबंध तोड़ने, सवेज नहर का मार्ग देने, खनिज तेल का निर्यात बंद करने की, पश्चिमी देशों को आर्थिक हानि पहुंचाने की नीति अपनाई। परंतु ये नीति नितांत असफल रही। इससे समय अरब देशों की हानि हुई। धीरे धीरे तेल उत्पादक अरब देशों ने पश्चिमी यूरोप और अमेरिका को फिर से तेल का निर्यात प्रारंभ कर दिया। इसके बाद अरब और इजराइल के बीच समझौते करने के प्रयास किए गए। नवंबर 1967 में पुनः जायजा को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार समझौता वार्ता के लिए मध्य पूर्व भेजा गया। जारी मिशन ने लगभग 1 वर्ष तक समझौते करने के प्रयास किए, परंतु सफलता नहीं पूरी। मध्य पूर्व में शांति स्थापना के लिए सोवियत संघ ने एक 4 सूत्री योजना प्रस्तुत की, जो इस प्रकार थी। सोवियत की सेना इजराइल की सेना जून 1967 की स्थिति से पहले लौट जाए। शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वहां व्यवस्था की। दोनों पक्षों के लिए 4 बड़े देश, दोनों पक्षों के बीच 4 बड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ पुनः युद्ध नहीं छेड़ेंगे। अरब राष्ट्रों का इजराइल के विरुद्ध युद्ध विराम को समाप्त किया जाए। ये जो शांति योजना थी जो सोवियत संघ ने प्रस्तुत की थी, इस योजना को इजराइल ने अस्वीकार कर दिया। इजराइल ने अपनी ओर से 8 अक्टूबर 1968 को पश्चिमी एशिया की समस्या के समाधान के लिए 9 सूत्री कार्यक्रम रखा, जिसमें अरब गणराज्य ने स्वीकार कर दिया। इस प्रकार फरवरी 1971 तक उनार के अरब इजराइल समझौते के लिए एक 5 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जारी के प्रयासों के बावजूद दोनों पक्षों के बीच गतिरोध जारी रहा। 5 सितंबर 1972 को म्यूनिख ओलंपिक में अरब छापोमारों ने 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंदी बनाकर हत्या कर दी। म्यूनिख हत्याकांड के परिणाम स्वरूप फिर अरब इजरायल तनाव और संघर्ष और अधिक उग्र हो गया और इसके परिणाम स्वरूप चतुर्थ अरब इजरायल युद्ध हुआ। चतुर्थ अरब इजरायल हुआ, ये हम अब कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।